हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हमने बनाया है। ये सेट दूसरा है, यानी सेट नंबर 2 है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपका जो है एएलपी टेक्नीशियंस में ही काम नहीं आएगा, बल्कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है और अदर वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम भी जो होगा जिसमें कि मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, उनके लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, मैंने इसमें रीजनिंग, मैथ और कुछ साइंस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो इजी है, कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए इसमें क्या है, ये 6 को 6:36, यहाँ पर डबल अनुपात होना चाहिए, तो 8 अनुपात क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे। 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, बट है नहीं। तो फिर इसमें क्या रूल है, तो उस बात को समझ। 6 को 5 बार गुना किया है प्लस 6 ऐड कर दिया है तो 36 होगा। 6 पंचे 30, 6 36। उसी तरह से 8 को आप 5 बार गुना कीजिए प्लस का 8 ऐड कर दीजिए, यानी कहने का मतलब जिस संख्या को गुना करें उसी संख्या को ऐड करना है। 8 पंचे 40, 8 48। पुनः समझिएगा, इस 6 को मैंने 5 से गुना किया प्लस 6 ऐड किया, जो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। उसी तरह 8 को मैंने 5 से गुना किया प्लस 8 ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं था, है और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए, एक आदमी P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है और Q से P तक P में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगा। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा कि P से Q कोई रेखा है, इस पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और पुनः इधर से 3 की रफ्तार से आ गया, तो इसका औसत गति। जब इस तरह का मिले क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना। इसके लिए आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, 2xy अपॉन x प्लस y, औसत चाल के लिए, औसत चाल या गति जो कह सकते हैं, औसत चाल के लिए। तो यहाँ पर 2, अब x y क्या है, जो किसी को इनमें से जो ये पहला चाल दिया उसको x मान सकते हैं और दूसरा चाल जो दिया है उसको आप y मान सकते हैं। तो बस x का मान 5, y का मान 3 अपॉन x का मान 5 प्लस y का मान 3, ये बस हल कीजिए, आपका आंसर 2 गुना 5 गुना 3 और ये 5 3 8, तो 4 बार में यानी 15/4, तो 4 तिया 12, यानी 3 पॉइंट तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो बचा कितना, 3 4 7 28, 3.7 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 3.7 से। तो बस यहाँ से आप कर लीजिए आंसर। ज़रूरी नहीं है कि पूरा हल करें, थोड़ा सा ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि जल्दी बन जाए। tan 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोट 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर वाट क्या होगा। देखिए, तो मैं यहाँ पर किसी एक को चेंज कर दूंगा, चाहे मैं इसको चेंज कर दूं, चाहे मैं इसको चेंज कर दूं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एक कि जैसे कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या मेरी बात को समझ। तो मैं इसको कोट में tan में चेंज कर दूंगा, ये जो रहेगा वो रहेगा tan 60 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर माइनस कोट को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इस कोट के जगह पर हम लिख सकते हैं tan
90 माइनस थीटा के जगह पर ही पूरे को लेना है, थीटा के जगह पर पूरे को लेना है। ओके, तो यहाँ पर 30 डिग्री माइनस प्लस का थीटा है, प्लस का थीटा। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो इतना हुआ। तो अब यहाँ से देखें तो 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10, इसको अगर हल करें 90 में 30 गया तो कितना 60 और प्लस का थीटा ये। लेकिन देखिए आप मेरी बात को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ भी माइनस में चेंज हो जाता। क्या मेरी बात को नहीं? ओहो, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इस पूरे को ना लिया, किसको किया? पूरे को किया। यहाँ पर एक अलग ब्रैकेट से ले सकते हैं। तो अब देखिए मैं पुनः समझाने का कोशिश करता हूँ, देखिए समझिएगा। क्या हम इसको 90, इसको एक अलग ब्रैकेट में लेते हैं, 90 माइनस ये थीटा के जगह पर ही पूरे लेना है, 30 डिग्री प्लस का थीटा ये। तो अब यहाँ से पहले ये वाला हल होगा जो 90 लिखा हुआ है, 90 माइनस ये। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, इस ब्रैकेट को मैं हटाने का कोशिश कर रहा हूँ। 90 माइनस 30 डिग्री, ये यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ से सेम टू सेम आ जाएगा। हालांकि ये प्रश्न को देखते ही आपको आंसर मारना चाहिए कि माइनस 10, अब 90 में 30 गया तो क्या 60 माइनस का थीटा। अब दोनों जगह सेम आ गया, तो जब इतना में इतना को घटाइए दीजिएगा तो क्या बचेगा 0। तो ये 0 आंसर हो जाएगा। तो अच्छे प्रश्न सब भी है इसमें, देखिएगा। अब इसको देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर करने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपया 1800 रुपये का निवेश में साझेदारी किया। वह व्यवसाय चलाने के लिए लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करते हैं और शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में साझा करते हैं। तो उनके लाभ के हिस्से में 47 रुपये का अंतर है, तो कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ कितना हुआ? एक कोई पी है और एक क्यू है। इन दोनों का अगर मैं व्यवसाय का अनुपात ले लूँ तो ये कितना है 1400 और ये 1800। देखिए जो क्वेश्चंस कर रहा है, अगर क्वेश्चंस को समझ गए तो फिर ये प्रश्न जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ इसका अनुपात ले लेता हूँ, यहाँ से कटाया 2 0, ये 2 से 7 बार में, ये 2 से 9 बार में कट गए। तो अब जो अनुपात निकल के आया निवेश का अनुपात इसका, तो 7:9। बात समझ रहे? तो निवेश के अनुपात के अनुसार ही लाभ का अनुपात होता है। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, आप जितना ज़्यादा निवेश कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो लाभ का अनुपात कहने का मतलब निवेश का अनुपात। समय पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितने समय के लिए लगाया, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर अभी लागू नहीं होगा। तो 7 9 16 अगर मैं देखूँ तो टोटल कितना अगर लाभ होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? प्रॉफिट का अनुपात में योग कितना होगा? 9 7 16 कुल प्रॉफिट, यानी कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 16। अब मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा गौर से समझिएगा, जिससे कि आपको मतलब कि करने में आसानी हो। तो इसने क्या कहा कि वह व्यवसाय चलाने के लिए लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करता है। ये जो 16 है पहले आधा आधा बांट लिया, क्या किया? आधा आधा समान रूप से बांट लिया, 8 बांट लिया। क्या मेरी बात को समझ रहे? यानी 8 जो है वे व्यवसाय चलाने लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करते हैं, शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात साझा करते हैं। तो यहाँ पर ये आधा कर दिया, और आधा में से जो कहने का मतलब इस आधा में से आधा आधा,
इस आधा में से आधा आधा यानी 4 बांट लिया, दोनों कौन, P और Q। इस फिर से समझिए, 16 टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल लाभ कितना, 16 को कहा कि आधा, जो 16 का जो आधा होगा 8, वह समान आधा में, वह समान में बांट लेगा, आधा आधा कर लेगा, आधा आधा हिस्सा समान रूप से बांट लेगा। ये जो 8 बचा, इसको जो लेगा ये 7:9 में लेगा। किसके अनुसार लेगा, निवेश के अनुपात के अनुसार लेगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस 8 को निवेश के अनुपात में बांटूं तो टोटल कितना, 16 अनुपात का मान 8 लेना, ये वाला 8, ये वाला 8। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो कह सकते हैं कि 8/16। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8/16, निकालने का मतलब 1/2, 1/2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर 1/2 1 अनुपात का मान मिला। तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ 7 अनुपात का मान कितना होगा, इस 7 अनुपात का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 1 अनुपात का मान 1/2 है। तो आप कह सकते हैं इसको 7 से गुना कर दे तो 7, तो इसको भी आप 7 से गुना कर दीजिए, तो 1/2 गुना 7 यानी 3.5, यानी P को जो मिल गया 4 तो यहाँ मिला और 3.5 यहाँ से इस वाले हिस्से से 3.5 मिला। बाकी बात 8 में 3.5 इसको मिला, तो एक दूसरे का नहीं भी निकालिएगा तो कम बन जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए 4.5। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको चाहिए, क्योंकि 8 पुराने के लिए क्या करना होगा, टोटल 8 ही है, 8 में 3.5 ये ले लिया तो बचा किस तरह, 4.5। तो अब यहाँ पर दोनों का अनुपात का योग अगर देखें इसका भी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 8.5। कितना हो गया, 8.5। और इन दोनों का जो अंतर मेरे पास बोला गया था कि 47 के बराबर है। इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा 1 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और इस 1 अंतर का मान, ये तो अनुपात ही है ना, क्या है, अनुपात ही। तो 1 अनुपात का अंतर का मान 47। तो हमें टोटल चाहिए कितना, 16 चाहिए कि उस कुल लाभ कितना हुआ है। तो कुल लाभ हमने क्या माना, 16, किससे, इस अनुपात से लेकर। तो हमें 1 का मान 47 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 16 का मान क्या होगा, 47 गुना 16, यही ना, 16 का मान क्या होगा, 47 गुना 16। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 6 7 42, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो पुनः पीछे करके देखने का कोशिश कीजिए। अच्छा प्रश्न है, भले ही मैंने लिखा है यहाँ पर थंबनेल में कि कमज़ोर छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न अच्छे लोग भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस प्रश्न में, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिंदु P से रोहित 5 किलोमीटर। इस सवाल करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डायरेक्शन का मतलब बारे में बता देता हूँ। जैसे डायरेक्शन के बारे में समझिएगा, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगी, यहाँ से अगर आप इस स्टार्टिंग पॉइंट से अगर इधर जाना हो तो ये पूरब होता है। अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाना हो तो ये उत्तर, और इधर दक्षिण, पूरब इधर हुआ तो इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इसी से आपका प्रश्न ये बनेगा। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर इसी में समझिएगा, ये कोई है, ये डायरेक्शन, अगर आपको कहे कि दायां मुड़ना है, आपको कहे कि दायां मुड़ना है, तो आप घड़ी के दिशा में घूमिएगा। किधर, दायां अगर घूमने कहा जाए तो घड़ी के दिशा में, अगर बायां कहा जाए तो आप घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है अगर बायां कहा जाए। अगर ये दोनों बातें समझ गई तो ये समझ गए, तो कहने का मतलब ये प्रश्न फिर आपके लिए कुछ नहीं रह जाता है। जैसे
बिंदु P, कोई स्टार्टिंग पॉइंट P है, मैं पेन को थोड़ा सा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट P है, ठीक, इस P से स्टार्ट कर रहा है और 5 किलोमीटर पूर्व के दिशा में जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो इधर पूर्व के दिशा में किधर, देखिए इधर जा रहा है ना, पूर्व के दिशा में इधर जा रहा है। तो इधर गया कितना, 5 किलोमीटर, मैं थोड़ा बड़ा लेने का कोशिश कर, यहाँ तक 5 किलोमीटर गया, चलता है और वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक, यानी इधर से जा रहा है तो इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज दाएं घूम जाना है, यानी ऐसे घूम जाना है। देखिए ऐसे ऐसे किया, ऐसे घूम गए, तो ये आपका क्लॉक वाइज हो गया। और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर वो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। पुनः दाएं मुड़ता है, यानी पुनः इधर ही मुड़ेगा और वह 3 किलोमीटर चलता है, और वह 3 किलोमीटर चलता है, ठीक। क्योंकि ये देखिए मैंने इतना सा इसलिए लिया क्योंकि टोटल 5 है, तो इधर गया तो 3, तो कुछ इस हिसाब से अंदाजा लगाकर कर सकते। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला जी, क्योंकि हम इस रेखा को 2 माने हैं तो इतना बड़ा हो गया, हालांकि आप समझ सकते हो, यानी इधर 2 किलोमीटर कहीं ना कहीं इसी रेखा पर आकर ये टकरा गया। क्या मेरी बात को, इसी रेखा पर आकर ये टकरा गया। तो अब पूछ रहा है और बिंदु Q तक पहुंचता है, नहीं ये बिंदु Q है, ये बिंदु Q तक है। तो P और Q के मध्य दूरी क्या है? तो अब कोई भी बता सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है। टोटल 5 था, तो अगर ये समांतर रेखा में देखा जाए तो ये 3, तो इधर भी 3, तो 3 इधर, तो ये 5 में 2 ही तो बचा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट समझिएगा और ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए कौन सा शब्द नीचे शब्द होना चाहिए, शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ठीक। तो इस तरह के भी रीजनिंग में पूछा जाता है कि चार मीनार भारत, पिरामिड कहाँ, तो इसके लिए आपको जीके की जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आपको पता है कि चार मीनार जो है भारत में, वो भी कहाँ, हैदराबाद में, है ना। तो पिरामिड जो है वो आपके कहाँ पर होंगे, मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में, बात समझ रहे। तो ये आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। रीजनिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ डाटा से रिलेटेड पूछे या ABCD वाला पूछे, बात समझ रहे। तो कहीं से भी पूछ सकता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, आधार समान भुजा का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगी। भले ही देखिए दोस्त, मेरी वीडियो की स्टार्टिंग भले ही धमाकेदार ना हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। भले माना कि सभी क्वेश्चंस अच्छे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिसके लिए सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर सबको लेकर चलने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी के लिए भी मतलब कि हानिकारक नहीं है, सभी के लिए प्रॉफिट है। तो आप लोग आराम से देखिए बेफिक्र होकर। तो मैं आगे कुछ बात और भी बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, आधार समान भुजा का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो सोचने वाली बात है, समद्विबाहु मतलब कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा, मान लेते हैं ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। आधार समान भुजा का 6/5 है। अगर समान भुजा, ये दोनों जो समान भुजा है, ये दोनों जो समान AB और AC जो समान भुजा है, इसको मैंने कुछ देर के लिए X मान लिया। तो क्या करें, समान भुजा का 6/5 क्या आधार, ये वाला भुजा, कौन वाला भुजा, ये वाला
भुजा जो कह सकते हैं BC, या अगर मैं इसको y मान लूँ, ये x y यानी y बराबर ये, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बटे y क्या हो जाएगा 5/6। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अनुपात में x बटे y का मान क्या 5/6, यानी इस x का मान 5 अनुपात में ही है 5 और ये 6। तो अगर मैं परिमाप क्या होता है, अगर परिमाप अगर देसी भाषा में समझना चाहें तो क्या होता है कि अगर मैं जिस पॉइंट से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर आकर रुक गया तो वो हमारी परिमाप हो जाती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यानी मैंने ए से चलना किया, घूम फिर के ए पर ही पहुंचा, तो इसका मतलब वो परिमाप है। तो मैंने यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक बी तक चला 5 चला, बी से लेकर सी तक चला 6 चला, सी से लेकर ए तक चला 5 चला, तो ये टोटल कितना, तो अनुपात का टोटल योग कितना, तो 6 5 11 5 16, यानी अनुपात का टोटल योग 16। और रियल में कितना दिया है परिमाप 32, रियल में कितना दिया है 32। तो हम कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान मेरे पास 2 है। तो 5 अनुपात का मान कितना 10, ये भी 10 और ये भी, ये तो 12 हो जाएंगे, 10 नहीं। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग जो होता है क्षेत्रफल हाफ BH, यानी आधार गुने ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई तो नहीं पता है, हालांकि अगर ये चीज़ नहीं लगाना चाहते, तब आपको हीरोन फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। बात समझ रहे? हीरोन फार्मूला जिसमें कि आपको सेमी डायमीटर निकालना होगा, नहीं सेमी परिमाप निकालना होगा, अर्ध परिमाप, उसके बाद √S-A, ये सब करते रहिएगा तब जाकर निकलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लगा सकते हैं। तो हमें एज फाइंड करनी होगी। तो आप ज़रा यहाँ पर सोचिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से बीचे बीच एक रेखा खींच दूँ, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये जो रेखा होगा ये दोनों भुजा को इसको आपस में बराबर बांट देगा। अगर ये टोटल 12 है तो ये इधर 6 इधर भी 6। तो अब मेरी बात को यहाँ पर इधर गौर से समझिएगा, मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको 6 कहा और ये 10 है तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, या ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। 6 8 10 का ट्रिपलेट लग जाएगा। इसका मतलब ये वाला भुजा जो हमें 8 मिल चुका, यानी यही मेरा ऊंचाई है और ये जो है ये मेरा आधार है। बस यहाँ पर लगाइए हाफ बी कितना 12 और एच कितना 8। बस ये 4 बार में कट गया, बार चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्त, आप लोग कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो समझाने में टाइम लगता है दोस्त, कितना बार बताऊं। अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ तो वो टाइम लगता है। आप किसी भी, मान लीजिए आपके घर में कोई ना कोई बच्चे होंगे या भाई बहन होंगे, तो आप उसको जो प्रश्न वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको समझाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कितना टाइम लगता है। भले आप उस प्रश्न को मिनट में कर लें, 10 सेकंड में कर लें, लेकिन आप किसी को अगर समझा रहे हैं तो वहाँ पर आपका टाइम लगेगा, ये बात निश्चित है। तो देखिए, यदि प्रत्येक 2 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगी, तो यह बात हमसे पूछ रहा है। देखिए, 2 तरह के आपने श्रेणी पढ़ा होगा, एक समांतर श्रेणी, एक जो होता है श्रेणी क्रम, यानी समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। 2 तरह के सीरीज को पढ़ा होगा, क्रम को पढ़ा होगा, जो धारा चैप्टर में होगा। एक तो ये वाला कि अगर कोई इस तरह का 2 रेजिस्टेंस लगा हो, यानी 2 रेजिस्टेंस लगा हो, यानी ये R1 ये R2, और एक अगर मैं कहूँ कि ये एक इस टाइप का आपने पढ़ा होगा, ये R1 ये R2, इस तरह का आपने पढ़ा होगा।
तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम, और ये आपका समांतर क्रम हो गया, समांतर क्रम। देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या, इसका फार्मूला अलग अलग होता है। इसमें देखा जाए तो वो अलग फार्मूला, इसमें देखा जाए तो अलग फार्मूला। इसके लिए जो फार्मूला होता है R1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी होंगे आगे बढ़ाते जाइएगा, लेकिन इसमें 2 ही दिया है और प्रत्येक दिया है 2 ओम के, प्रत्येक दिया है, चाहे वह R1 हो वो भी 2 ओम और R2 हो वो भी 2 ओम। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस इसमें मान पुट कीजिए और R इक्विवेलेंट निकालिए। तो 1/R1 कितना 2 और R2 कितना वो भी 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1/, ये कहीं ना कहीं सोल्व होके 1/2 1/2 एक ही तो हुआ, इसको उल्टा दीजिए तो R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, एक ही निकल जाएगा, यानी 1 ओम हमारा यहाँ पर 1 ओम कर लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है, ये ओम ही है। तो 1 ओम ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी, अगर यही पूछ लेता समांतर क्रम ना पूछ के श्रेणी क्रम में तो सीधा 4 ओम हो जाता, 2 + 2 4 ओम, क्योंकि जब श्रेणी क्रम में हो तो वह R1 प्लस R2 होता है। बात समझ रहे? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। मैंने देखिए जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस को लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और खास करके जो अभी स्टार्टिंग के स्टूडेंट होंगे, जो अभी कंपटीशन के दुनिया में कदम ही रखे होंगे, तो उसके लिए ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 110 99 86 यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी हो, तो इसको कैसे किया जाए, सोचिए इसमें क्या करें, क्या लगाएं। तो मैं पहले इसमें अंतर चेक करूँगा कि अंतर क्या है। इसका अंतर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 10 में 11 घट रहा है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 3 और 1 13 घट रहा है। अब हमें इस जगह के बारे में तो पता नहीं, तो हम यहाँ का अंतर चेक करते हैं, यहाँ का अंतर चेक करते हैं कितना है। तो 14 में 5 गया 9 और 19 का अंतर है। कितना का अंतर? 19 का अंतर। तो अब यहाँ पर जरा गौर से आप सोच सकते हैं कि यहाँ से 2 का अंतर बढ़ा है, तो इधर भी 2 का अंतर, 13 2 15 -15 कीजिए, हो सकता है यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 17 का आएगा, तभी तो जाकर ये 19 का अंतर बना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा, 86 में 15 घटाइए 1 और 8 में 7 गया 1 71, कितना हो जाएगा यहाँ पर 71। तो ये सब रीजनिंग में कुछ रहता नहीं है, बस आपका सोचने का नज़रिया होनी चाहिए कि आप उसको सोच कैसे पा रहे हैं। देखिए फार्मिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई, तो इसमें कहा गया है कि मध्य संबंध का सबसे अच्छे, यानी इन सभी के बीच कौन सा फिगर है जो कि अच्छे से संबंध बता सकता है, अच्छे से संबंध बता सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर कहता हूँ पेशेवर, जो किसान है, किसान उसका पैसा एक अलग है, जो आर्किटेक्ट है और जो बढ़ई है इसका पैसा अलग होगा, इसका पैसा अलग होगा। लेकिन पैसे के अंतर्गत हम तो कह सकते हैं फार्मिस्ट भी आएगा, आर्किटेक्ट भी आएगा, बढ़ई भी आएगा, सबका अलग अलग पैसा है। तो इसलिए मैं तीनों को एक साथ नहीं ले सकता हूँ, अलग अलग लूँगा। जहाँ भी हमें इस तरह का फिगर, ये आपका पेशेवर का डायग्राम है और ये फार्मिस्ट का, ये आर्किटेक्ट का, ये बढ़ई का। देखिए इन तीनों में रिलेशन नहीं हो सकता है, तीनों का अलग अलग पैसा होता है, तो ये आपका अलग अलग वाला बनेगा। बात समझ रहे? तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए tan 2a बराबर कोट a -18 डिग्री, और 2a एक न्यून कोण है, तो
ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो और भी आया था। तो मैं यहाँ पर 10 2a बराबर दिया है कोट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है। ठीक है, तो हम इसको कोट में बदल सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। कोट 90 डिग्री माइनस 2a, इस 2a को हम इतना में लिख सकते हैं। तो कोट a माइनस 18 डिग्री, तो कोट ख़त्म, तो अब बचा क्या 90 माइनस 2a और इधर से a माइनस 18 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से इसको मैं करूँ तो ये 3a और इधर करूँ तो ये 108, ये माइनस वाले को इधर लेते आया प्लस कर दिया और इस माइनस वाले को उधर लेते प्लस कर दिया। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 36 दिया 108 36। तो हमसे पूछा गया a का ही मान पूछा है और 36 डिग्री हो जाएगा। ओके, देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई जान रहा है तो बस प्रैक्टिस चाहिए आपकी। ये सब क्वेश्चन अगर आपके सामने बार बार दिखते रहे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं बस देखिए तरीका आपको बता सकता हूँ किसी क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। बात समझना वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे समझ पा रहे हो। नहीं तो हम कितनों समझाएंगे आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप नहीं चाहोगे कि मैं इस क्वेश्चन को समझूं। एक्स वाई जेड की कुल आयु 27 है। एक्स वाई से 2 वर्ष वयस्क है, वाई जेड से 2 गुना वयस्क है, तो वाई की आयु ज्ञात कीजिए। वाई की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो 3 व्यक्ति है, कौन कौन? एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे पढ़ता हूँ। यहाँ कहा क्या रहा है, एक्स वाई से 2 वर्ष वयस्क है, यानी एक्स जो है वाई से 2 वर्ष ज़्यादा बड़ा है, वाई जेड से 2 गुना वयस्क है। तो मैं पहले यहाँ जेड को ही मान लूँगा कुछ कि जेड की उम्र जो है के है, जेड की उम्र जो है के है। और इसने कहा कि वाई जो है जेड से 2 गुना, यानी ये वाई का जो मान होगा जेड का, अगर मैं इसको के माना तो ये 2 के। और तीसरी बात इसने यहाँ पर अभी इस लाइन को मैं पकड़ूंगा, एक्स वाई से 2 वर्ष अधिक है। अगर वाई 2k है तो ये 2k + 2 है। ये तीनों का मैंने अनुपात निकाल लिया, तीनों का अनुपात मैंने निकाल लिया। तो बस इसने क्या कहा है, तीनों का कुल आयु 27 है। तो अनुपात की कुल योग देखा जाए, कुल योग देखा जाए तो कितना होगा, तो 2k + 2 + 2k + k। ये अगर इसका मैं योग करना चाहूँ और रियल में योग कितना दिया है 27, रियल में कितना दिया है 27। तो 2 2 4 1 5k प्लस का 2 बराबर 27। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 5k बराबर कितना, तो 27 में 2 गया तो 25, तो k बराबर कह सकते हैं 5, k बराबर 5। तो अब हमें चाहिए y की आयु क्या होगी। तो y की यहाँ पर आयु को देखा जाए तो क्या है, y की आयु 2k है। कितनी है 2k। तो हमें 2k की वैल्यू चाहिए, 2k की। तो 2k का मान कितना 5, 5 दूनी 10, ये राइट आंसर हो जाएगा। और भी दूसरे इसका कोई मेथड हो सकता है, लेकिन हमें ये सही लगता है और इससे आसानी से निकलता है और आप भी समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए 8 2 ये जो भी है इसको 21 कर दिया है, इसको 26 कर दिया है, ये इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हमें ढूंढना होगा कि आखिर इन तीनों की रिलेशन क्या है जो कि 21 बन गया। आखिर इन तीनों में क्या बात है जो कि ये 21 हो गया, इन तीनों में क्या बात है जो 26 हो गया। तो मेरी नज़र गई यहाँ पर और आपकी भी नज़र जाना चाहिए कि मैंने 8 दूनी 16 किया प्लस 5 किया तो 21 हुआ। इसका मतलब इस हैशटैग का मतलब है गुना, इसका मतलब इस एट दे का मतलब है @ का प्लस। अगर मैं वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लागू करूँ तो क्या परफेक्ट ये 26 देगा क्या? तो चलिए करते हैं। मैंने कहा इस हैशटैग का मतलब गुना है, तो 6 चौके 24 और इस @
@ का जो है प्लस है, तो इसका मतलब 24 और 2 26, बिल्कुल मैंने ये सही एज्यूम किया है। तो बस मैं इसी को यहाँ पर लागू करूँगा। @ का मतलब गुना, हैशटैग का मतलब गुना, @ का मतलब +9, तो 7 या 21 और 9 36, 7 या 21 और 9 36 कहाँ से हो जाता है दोस्त, 30 ही तो होगा, 30, ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस तरह की भी रीजनिंग आते हैं कि आयतन को लीटर से संबंध बताया है, तो लंबाई को किससे संबंध बताएगा। देखो, आयतन को आप मेजर जो करते हैं किस में करते हैं, लीटर में। जैसे आप पेट्रोल, डीजल या जो भी हो, जो लिक्विड पदार्थ हो, उसको आप लीटर में मेजर करते हैं। तो लंबाई का आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में। लंबाई को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरलीकृत कीजिए, ये यहाँ पर इस तरह से टाइपिंग करने में मतलब कि नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि सवाल में ही बता देंगे कि इस तरह के प्रश्न है। ठीक, तो इस तरह का है। तो ये सवाल जो है जेई का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आरआरबी जेई का। मैंने आज कहने का मतलब, आप लोग को भले ये वीडियो कल मिले, लेकिन मैं एक दिन पहले बना था। तो किसी दोस्त ने कमेंट किया कि जेई का प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए मैथ का। तो दोस्त, उतना तो अभी टाइम तो नहीं मिल पाएगा कि मैं सभी पेपर को करवा सकूं, क्योंकि हमें अकेले जो भी करना होता है अकेले करना होता है। अगर मुझे कोई पीडीएफ प्रीवियस ईयर का बना के दे दे तो मैं करा सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा आदमी नहीं है। चाहे पीडीएफ बनाना हो, चाहे क्वेश्चन टाइपिंग करना हो, सारा के सारा काम हम ही को करना होता है, तो इसलिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं बता दूं, जेई जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस उसमें आता है, और इससे भी इजी सब क्वेश्चंस मैंने उस पेपर में देखा। इसमें जो मैंने लिया है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन जेई का प्रीवियस ईयर का ही लिया है, कि मैं ताकि बता पाऊँ कि ये क्वेश्चन जेई का है। नहीं तो मैं मेरे टेलीग्राम पर मैं इस क्वेश्चंस का लगा दूंगा, और उसमें लिखा भी होगा कि ऑफिशियल पेपर, जेई का ऑफिशियल पेपर है। तो दिखाऊंगे कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जब इतना इजी पूछ सकता है, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेई के लिए भी सफिशिएंट है। बात समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, सरलीकृत कीजिए। तो यहाँ पर 24√2401 है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोचने का कोशिश, हालांकि जो निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट तरीके को इस्तेमाल करूँगा। अगर ये 2500 होता, √2500 होता, इसका मतलब ये 25 का 25 होता। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो कहीं ना कहीं ये 25 से कम का ही है, 25 से कम का है। लास्ट में 1 है, या तो ये 21 का हो सकता है, या तो वो 50 का। ये कितना का है? 50 का। तो इसका मतलब ये 41 का हो सकता है या फिर 49 का हो सकता है। ये 2 बात मैंने कन्फर्म कर दिया। तो मैंने डायरेक्ट दिमाग लगाया कि 49 को ही हम चेक कर लेते, क्योंकि ये 2500 के आसपास है। तो 49 का मैंने चेक किया, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ये 49 का वर्ग है। इसका मतलब इसका वर्गमूल 49 निकल रहा है। प्लस का 176 है, और 176 इसमें ऐड करेंगे तो ये 225, और 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। ओके, तो आप थोड़ा सा सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, थोड़ा दिमाग को एक्स्ट्रा दौड़ाइए। कहीं ना कहीं इस तरह से जो आप बात है आप सोच सकते हैं, मैंने ऐसा क्यों सोचा कि ये 2500 जो है 50 का है, तो इसके आसपास का है। इसका मतलब कि ये 50 से कम का ही होगा, तो 50 के आसपास का होगा। या तो लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब या तो 41 का होगा या तो ये 49 का होगा। मैंने 49 को चेक किया ट्रिक लगाकर। ट्रिक मैंने लगाने के लिए बताया था कि अगर देखिए, ये 4 का स्क्वायर कीजिए 16, ये 9 का स्क्वायर कीजिए
81। क्या मेरी बात को समझ रहे? अब इतना मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर, और चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं क्लियर ही कर देता हूँ और हो सके तो कुछ लोग सीख भी जाएं। इन दोनों को गुना कीजिए, 9 चौके 36 और उसको 2 से गुना कर दीजिए अगर स्क्वायर निकालना है तो। 36 दूनी 72, इसमें 72 ऐड कर दीजिए, एक अंक छोड़कर लिख देना है जो भी गुना करके आए। तो यहाँ पर 1 8 2 10 7 6 13 1 14 1 1 2 24 से आया कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट मतलब कि तुरंत ही मैंने ट्रिक लगा लिया, बस आराम से निकल गया। आप भी लगा सकते हो, लेकिन आप उतना सोचो तभी तो, नहीं सोचोगे तो कैसे होगा दोस्त। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। क्या कह रहा है, चित्र में सन्निहित विकल्प का चयन कीजिए और घूर्णन की अनुमति नहीं है, क्योंकि यानी इस फिगर को आप पकड़ के यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, ये बात इसने कहा। और सन्निहित मतलब कि इसी फिगर से कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम है, ये जो ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास, ये जो ऑप्शन में दिया गया है कहीं ना कहीं इसी डायग्राम से मिलकर बना है। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो क्या आप इस फिगर को इसमें ढूंढ पा रहे हैं क्या? तो ये तो कोई भी कह सकता है कि नहीं है। इस फिगर को ढूंढने का कोशिश कीजिए, ये फिगर भी नहीं है, ऐसा भी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। और रहा ऐसा वाला फिगर कहीं है क्या? और इसने कहा कि घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर घुमाने की अनुमति होती तब ये आंसर हो जाता, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये ऐसे बना हुआ है और इसको पकड़ के इधर घुमा देता तो कहीं ना कहीं यही फिगर दिखता। लेकिन इसने प्रश्न में साफ ही कहा है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, रहते हुए भी नहीं हो सकता, तो एक ही बचा। और यहाँ पर देखिए सेम टू सेम फिगर दिख रहा है, सेम टू सेम, ऐसे गया, सेम तो है यहाँ पर, है कि नहीं? तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक मतलब कि QR है, जहाँ से आप सर्च करके स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ओके, तो अगर स्कैन करके नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं जो है टेलीग्राम का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और ये PDF आपको दूसरे जगह कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद ही टाइपिंग करता हूँ, तो और कहीं नहीं मिल सकता है। कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू कर देती है तो इसका वेग क्या होगा? इसका वेग क्या होगा? तो यानी कहने का मतलब विश्राम से शुरू करता है, मतलब u बराबर 0, और हमसे v पूछ रहा है, v के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी खोज रहा है, इसका वेग क्या है? त्वरण के साथ यानी a के बारे में भी बोला है, तो आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at। अगर u 0 तो इससे मतलब कुछ नहीं, यानी v बराबर at। अब इसी से हमें आंसर की जानकारी मिलेगा। तो v त्वरण स्थिर रखना है, त्वरण को कुछ नहीं करना है, तो t क्या होगा? अगर मान लीजिए a को कुछ नहीं करना है, त्वरण को कुछ नहीं करना है, तो t को घटाएंगे तो v घटेगा, यानी वेग घटेगा। अगर t को बढ़ाएंगे, t को घटा तो सकते नहीं हैं, मान लीजिए जो समय गुजर गया उसको कैसे घटा सकते हैं? अगर ऐसा होता तो मैं आज से 15 साल पहले जाना पसंद करता, लेकिन t को नहीं घटा सकते। लेकिन अगर मैं t को बढ़ाऊंगा तो ये वेग भी बढ़ेगा, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये जो वेग है वह समानुपाती है समय का। क्या है? समानुपाती है समय का, तो समय के अनुपातिक होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका राइट आंसर है। आप इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं सूत्र पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वहां से आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान देने के लिए आना चाहिए। इसको देखिए, एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी रखी है, तो दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन है। आवर्धन हमसे पूछ रहा है, तो जैसे ही हमने आवर्धन देखा तो हमारे मन में एक फार्मूला याद आ गया, आवर्धन m बराबर माइनस v/u। तो ठीक है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ मेरे पास है क्या? फोकस दूरी है, f है जो कि 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
उसके बाद दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, यानी हमारे पास u है 12 सेंटीमीटर। तो हमें भी नहीं पता है, जो कि हमें चाहिए भी नहीं पता है, तो भी तो हमें निकालनी होगी। अगर आप यहाँ पर दर्पण फार्मूला लगाएं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यहाँ से तो आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब मान लिख कर यहाँ पर मैं भी निकाल लूँगा, तो आपकी गलत सोच है, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन काम आती है, यानी चिन्ह परिपाटी काम आती है। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एक अवतल दर्पण मैंने बनाया, ये इसका पोल है, ध्रुव है, कुछ ना कुछ दूरी पर फोकस होती है, इसकी कुछ दूरी पर वक्रता त्रिज्या होती है। तो ठीक है, तो अब मेरी बात को समझिए। अवतल दर्पण है, फोकस किधर, इस पोल से इधर, यानी इस पोल से इधर है, यहाँ से इधर है। इधर होने का मतलब माइनस में, इधर जो भी चीज़ होगा माइनस में। क्या ये फोकस इस पोल से बायां साइड है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ है, तो इसका मतलब लीजिए ना माइनस में। अब कह रहा है कि वस्तु 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो वस्तु क्या दर्पण के पिछवाड़ में रखिएगा, इधर रखिएगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो पेंट किया हुआ है। तो आपको सामने रखना होगा। तो जब वस्तु भी इधर कहीं रखिएगा, ये अगर फोकस कर रहा है कि 18 है, तो वस्तु कुछ इतने दूरी पर रखी होगी, तो ये वस्तु भी क्या है माइनस में। और मैं यहाँ पर बता दूँ, आप जब भी लीजिए, चाहे दर्पण रहे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, फलना ढिकलना कुछ भी रहे, तो आप हमेशा वस्तु की दूरी को माइनस में लीजिएगा, उसके लिए नहीं सोचिएगा। बात समझ रहे? तो अब मैं यहाँ पर प्रश्न को करता हूँ। 1/v हमको चाहिए प्लस 1/u कितना -12, 1/f -18। बात समझ रहे? तो 1/v बराबर क्या होगा? इसको मैं प्लस माइनस में चेंज कर सकता हूँ क्या? तो मैं बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। यानी इस माइनस के अगर मैं इस चिन्ह से बदल दूँ, चलिए मैं इधर बदल देता हूँ, 1/-18 प्लस जो है वह माइनस में हो जाएगा, 1/, ये नहीं बदलेगा। अगर इधर जाएगा तो ये वाला मान नहीं बदलेगा, -12। ठीक है, इतना पर भी कर सकते हैं। अब मेरी बात को यहाँ पर समझिए। 1/v, तो यहाँ पर क्या 12-18 का एलसीएम 36, 36 को -18 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा -2। 36 को अब -12 से भाग दीजिएगा तो -2, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस का 2 नहीं 3, तो ये 3। तो 1/v बराबर 3 में 2 जाएगा तो 1/36। तो हमें भी मिल गया 36। भी क्या मिल गया? 36। बस यहाँ पर पुट कीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। भी का मान माइनस पहले से, v का मान 36, प्लस में आया है 36 देखिएगा, और u का मान ऑलरेडी मेरे पास -12 दिया हुआ है, तो ये माइनस खल्लास, तो ये 12 से 3 बार में, यानी आवर्धन m बराबर जो है 3 सेंटीमीटर निकल गया, प्लस में ना कि माइनस में। अगर ये चीज़ आप गलती करोगे तो आपका आंसर गलती हो सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्त देखिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं सभी टॉपिक को लेकर चलूँगा, और मैं आपसे वादा किया हूँ कि मैं इसका 30 वीडियो दूंगा, प्रैक्टिस पेपर का कम से कम 30 वीडियो। क्योंकि देखिए, इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर LP टेक्नीशियन का जो है कंप्लीट मैथ और साइंस का सॉल्यूशन करवाया है, उसके बाद फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया, जिसमें कि टोटल GK GS मैथ रीजनिंग सभी को सॉल्व कराया है, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा बेसिक से सीखूं और दोनों तरीके से सीखूं, तो आप जो LP टेक्नीशियंस का मैथ और साइंस का मैंने करवाया है, उस मैथ साइंस का फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए, यानी शिफ्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। वहाँ पर मैं अधिकतर वीडियो में दोनों तरीके से बताया हूँ, बेसिक से भी और जो है नॉर्मल फास्ट तरीके जो होता है उससे भी मैंने कराया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो से। हालांकि मैं यहाँ भी कोशिश करता हूँ कि मैं सभी तरीके से कराऊँ, लेकिन दोनों तरीक़ा से कराना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है।
तो समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि मैं जो तरीका बताऊंगा, भले ही वो एक तरीका बताऊं या दो तरीका बताऊं, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा, समझने का कोशिश कीजिए, है कि नहीं। सभी तोते पक्षी हैं, सभी तोते पक्षी हैं, ये डायग्राम वाला प्रश्न था। और इस तरह के प्रश्न तो आप देखे ही होंगे कि ये सब रेलवे के लिए तो फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इन सब क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, सभी तोते पक्षी है, मैं एक तोता का डायग्राम बनाया, तोता को टीटी मान लिया, सभी तोता पक्षी है, और ये पक्षी के अंदर है, ये क्या है, पक्षी के अंदर, पक्षी को मैंने पी मान लिया, पक्षी के अंदर है। क्या कहा, सभी तोता, यानी जितने भी तोता है वो पक्षी है, यानी पक्षी के वो अंदर है। कुछ पक्षी तितली है, कुछ पक्षी तितली है, हम तितली को टी नहीं मान सकते, टीएल मान लेते हैं, तितली है, ठीक। तो कुछ पक्षी के बारे में बोला है, हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न हमसे नहीं कहा रहा है प्रश्न में, उस चीज को मैं नहीं लूंगा, जो कह रहा है उसी बात को कन्फर्म लूंगा। बात समझ रहे हैं। जब आंसर हमें ना मिले उस कंडीशन में ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के होते हैं। जब मेरे सामने आएंगे उस तरह के क्वेश्चंस तो मैं जरूर कराने का कोशिश करूँगा। हालांकि किसी ना किसी वीडियो में उस तरह के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा देखने, और पहले भी मैंने कराया है इस तरह के क्वेश्चंस को, पहले के वीडियो में भी मैंने कराया है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन एक ही जगह सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। सभी तितलियां तोते हैं। अब निष्कर्ष कहता है, कथन तो हमने कथन से डायग्राम बना लिया, अब कहता है निष्कर्ष कि सभी तितलियां तोते हैं। क्या ये तितली का संबंध तोते से किसी प्रकार दिख रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है। कुछ तोते तितलियां हैं, कुछ तोते, यानी दूसरी बात इसने घुमा फिरा के कहा कि ये जो तोते हैं, कुछ तोते तितलियां हैं। ये तो भाई पक्षी हैं, और ये मतलब कि तोता, ये तितली, क्या इनका उनका संबंध है कुछ भी या सभी भी? नहीं ना है, तो ये भी कंडीशन गलत। तो इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते आप समझने का कोशिश करें। ओके, अब अगर कहोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक सेपरेट वीडियो में बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, उसमें पूरा डिटेल्स कवर कर दूंगा, जितना भी इस टाइप में क्वेश्चंस होगा सभी क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा। लेकिन आपकी कमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं करवा सकता हूँ। निम्नलिखित आरेख में षटभुज लड़कों को प्रतिनिधित्व करता है, आयत खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, और त्रिभुज ये जो भी है आगे देखा जाए उस अक्षर उस वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षर एफ, क्वेश्चन यहाँ है, अक्षर एफ किस वर्ग को दर्शाता है? तो मैंने देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन हो ना, डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अक्षर एफ किस वर्ग को दर्शाता है। अब मैं एफ को ढूंढने का कोशिश करूंगा, तो हमें यहाँ पर दिख गया एफ। ओके, अब मैं इसके बारे में जानने का कोशिश करूंगा, इसके बारे में नहीं जानूंगा। एफ किसमें किसमें है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों के बारे में जानने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर षटभुज लड़का को कहा है, इसका मतलब ये लड़का है। त्रिभुज संगीतकार को कहा है, संगीतकार को। बस एफ का जो रिलेशन है सिर्फ लड़का और संगीतकार से है। तो संगीतकार जो लड़के और खिलाड़ी दोनों हैं, भाई खिलाड़ी क्यों होगा, खिलाड़ी जो है वो आयत है, नहीं ये तो गलत। लड़के जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल लड़का संगीतकार है बट इस आयत के अंतर्गत नहीं आया, खिलाड़ी के अंतर्गत नहीं आया, तो यही बात इसमें सही कहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बशर्ते समझिए। और क्या, देखिए आंकड़े जो भी हो का माध्यक कितना है, तो माध्यक बराबर, अगर मैं संख्याओं को गिनूं 1 2 3 4 5 6 7,
जब विषम संख्या हो तो इसका माध्यक निकालना आसान हो जाता है। विषम संख्या हो तो माध्यक निकालना आसान हो जाता है। कितने नंबर थे? 7 यानी n प्लस 1/2। n का मान 7 लेना है प्लस 1/2। वहाँ पद कहा जाता है। वहाँ पद यानी 7 1 8/2 कितना? 4वां पद। अब चौथा पद हमें चाहिए। कैसे? ऐसे यहाँ से चौथा गिन ले, आंसर हो जाएगा क्या? नहीं होगा दोस्त। तो यहाँ से चौथा गिनने से नहीं होगा। देखिए कैसे होगा। आप इसको या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए या आरोही या अवरोही में सजा लीजिए, तब जाकर। अगर ऐसा नहीं सजाना चाहते हैं तो मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ जिससे कि जल्दी बनेगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लें। मैं सबसे पहले छोटा संख्या ढूंढने का कोशिश करूंगा। तो मुझे नज़र आया 40 इन पूरे नंबर में, तो इसको मैं पहला संख्या मानूंगा। उससे थोड़ा सा बड़ा ढूंढने का कोशिश करूंगा तो ये हमें नज़र आया 50, तो ये दूसरा नंबर। इससे थोड़ा सा बड़ा ढूंढने का कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ नज़र आया, तो ये तीसरा नंबर। इससे थोड़ा सा बड़ा ढूंढने का कोशिश करूंगा तो ये मुझे 68 दिखा, ये चौथा नंबर। तो मेरा आंसर भी क्या होना चाहिए? चौथा नंबर का होना चाहिए। बात समझ रहे? और चौथा पर क्या है? 68 है। क्या हमें इसे अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना। तो थोड़ा सा आप सोचिए एक्स्ट्रा। हालांकि आप इसको ऐसे अरेंज करते हैं 40 50 60 68, उसके बाद 68 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 98 नहीं 94, पहले 94, उसके बाद 98, उसके बाद 99। कुछ इस प्रकार से आप सजाते हैं, तब जाकर चौथा गिनते, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये है आंसर, यह ना करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं तो आंसर हो जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझिए कि इसे कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं दोनों तरीके से कराना। लेकिन अगर आप एक ही तरीके से समझ जाओ तो क्या जरूरी है दोनों तरीके से समझाना, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चंस को कीजिए। आप देखिए ये क्वेश्चंस भी अच्छा है, कर सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्त, थोड़ी नॉइस आ सकती है क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं खुले जगह में बना रहा हूँ, 2 मंजिला छत पर। वो देखिए 2 मंजिला बोल दिए, इसका मतलब आप आमिर मत समझ लेना। x² - 1 बराबर 3x। तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा? तो देखिए हमसे मेरे पास जो दिया है x² - x - 1 बराबर 3x, ये दिया हुआ है हमारे पास। और हमसे पूछ रहा है x³ - 1/x³। पहले आप भी बनाने का कोशिश करें, उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। चलिए अब कैसे इसको करें। कुछ यहाँ इस प्रकार से डाटा है, यहाँ इस प्रकार से डाटा है। तो मेरे दिमाग में एक खुजली मची कि क्यों ना हम इसको x + 1/x के x और 1/x के फॉर्म में बदल दूं। तो ये कम हो सकता है। कैसे? इस पूरे इक्वेशन को आप x से भाग लगा दीजिए, पूरे को। तो मैं ये x² को x से भाग लगाया तो क्या मिला? x - 1 को x से भाग लगाया तो 1/x बराबर 3x को मैंने x से भाग लगाया तो ये क्या? 3। तो क्या इस फॉर्म में हमें मिल गया? बिल्कुल, है कि नहीं? तो अब जब हमको इस फॉर्म में मिल गया और इस फॉर्म में हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं। हालांकि अगर इसका बेसिक में जाना चाहते हैं तो फिर लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्रिक से ही करें तो बेहतर है। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो 3 है, इधर मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। x - 1/x दिया हो, कुछ भी मान दिया हो, मान लेते हैं k दिया हो, और हमसे पूछ रहा है x³ - 1/x³। तो ये हो जाएगा k का क्यूब प्लस 3k। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा। बस मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए इसका मान x³ - 1/x³। तो इसका बराबर कि k का क्यूब होना चाहिए -3k होना चाहिए।
के को हमने यहाँ पर के कह दी, इस 3 को मैंने के कह दिया। तो अब के का मान कितना 3, 3 3 होती है 27, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस प्लस है ना दोस्त, प्लस 3 गुना 3, तो ये 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। देखिए इसको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर इसका क्यूब करके कीजिएगा ना, तो फिर आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो कि वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप एक लोको पायलट और टेक्नीशियंस करने वाले हैं। क्लियर? तो फिर ये सब तरीका अपनाइएगा तो फिर कहाँ। यदि प्लस का अर्थ भागो, जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, मैं आपके लिए एक हिंट्स दे सकता हूँ, इसको आप कैसे कर सकते हैं जो कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि डायरेक्ट आप करते जाइए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए जो चीज़ कह रहा है ना वो चीज़ को लिख लीजिए। प्लस है, प्लस को ये कह रहा है भाग है, प्लस को ये कह रहा है भाग है, और माइनस को ये कह रहा है जोड़, माइनस को ये जोड़ कह रहा है, गुना को ये घटाव कह रहा है, गुना को ये घटाव कह रहा है, और भाग को ये गुना कह रहा है, भाग को ये गुना। ये चीज़ ले लेना है, ये लिख लेना है साइड में, तो इससे सवाल करने में आपको आसानी हो जाएगा। अब देखिए जैसे कैसे जो भी प्रश्न हो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, हालांकि एग्जाम में तो ऐसा मिलेगा नहीं, मैं यहीं पर सॉल्व कराने का कोशिश करता हूँ, आप लेकिन लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, गुना को माइनस, इस गुना को माइनस में चेंज कर दिए, ठीक, और माइनस को क्या कहा है प्लस, इस माइनस को मैंने प्लस में चेंज कर दिया। भागा को इसने क्या कहा है गुना, तो इस भाग को मैंने गुना में चेंज कर दिया। अब हमको यहाँ देखना नहीं पड़ रहा है, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं। और प्लस को इसने क्या कहा है भागा, तो इस प्लस को मैं भाग में चेंज कर दिया। और माइनस को इसने क्या कहा है प्लस, तो इसको मैंने प्लस में चेंज कर दिया। और भाग को इसने क्या कहा है गुना में। बस देखिए आप कितना जल्दी यहाँ पर सोच पाएँ, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए, कितना जल्दी सोच पाएँ कि यहाँ ये फील होगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर पहले एग्जाम में आपको एक पेपर शीट मिलेगा, वहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना वहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करने के लिए मिलेगा कि आप यहीं पर कर दो, लिखना पड़ेगा वहाँ पर, तो आप लिख लीजिएगा, मैं कराने के लिए यहाँ पर बता दिया। तो अब हमें ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक दिखा, यहाँ तक, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक दिखा, ओके, और इस ब्रैकेट के भी अंदर ये वाला ब्रैकेट दिखा और ये वाला ब्रैकेट दिखा। तो पहले इस ब्रैकेट का काम होगा, 14 में 6 गया 8, यहाँ प्लस है, 4 दूनी 8, तो मैं यहाँ इस ब्रैकेट तक पहुँच गया, इस ब्रैकेट तक पहुँच गया, 8 8 16, यानी हमने 16 तक फाइंड कर लिया, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर भागा है, अब मैं इधर इस ब्रैकेट में यहाँ इस ब्रैकेट तक मैंने कंप्लीट कर लिया। इस ब्रैकेट में देखूँ तो 6 2 8 भागा 8। अब ये ब्रैकेट के अंदर बड़की ब्रैकेट आ गया है, और इसके बाद में गुना 5 है, तो 16 भागा 8 कितना 2, और 16 भागा 8 2, और गुना में 5, तो ये 10, ये आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपका आसान हो जाएगा करने में। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ सजेस्ट किया कि आप ये चीज़ लिखने का कोशिश करें, नहीं तो फिर आप ढूंढिएगा, अच्छा प्लस को यहाँ ये कर रहा है, इसको यहाँ ये कर रहा है, तो उस तरह में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे बेहतर है कि आप ये लिख लीजिएगा। ओके, संख्या 8 12 14 चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो इसको या तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, चतुर्थ अनुपाती का जो फार्मूला होगा B/C/A, यानी ये आपका ये है, ये B है, ये C है। अगर ये है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना करें तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाइए। ये तो 8 अनुपात हमसे 12 दिया है, और 12 समानुपाती
14 और इधर कुछ होगा x इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे 8/12, और इस अनुपात का मतलब बराबर, ये समान अनुपात वाला जो है ये बराबर, ये 14/x। आप हल कर दीजिए, तो या तो ये चीज़ कीजिए या ये चीज़ कीजिए, तो किसी से भी कर सकते हैं। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 14 × 12/8। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 8 से, ये 4 से 2 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, ये 2 से 7 टाइम, 7 या 21। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चंस तो आराम से पूछ लेता है। एक तो क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति से तो पूछता है दोस्त, और इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए इसमें कैसे कर सकते। एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और शीर्ष का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इसके आयत की गणना कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक सही आंसर लेना, 2 स्थानों तक, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, ठीक। ये बात इसने कहा। तो मैं पहले छिन्नक के बारे में कुछ तो जानूं, है कि नहीं। तो अगर मैं देखूं तो छिन्नक कुछ इस प्रकार से दिखता है, बाल्टी गिलास जो भी है उस तरह से ये छिन्नक हमारा दिखता है। तो यहाँ पर उल्टा बाल्टी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आधार का व्यास है वह 10 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला जो व्यास है वह 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर हमें दे दिया है, ठीक है। और छोटका व्यास यानी ऊपर का वाला जो है ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हमें दे दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है हमें यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये वाला, या तो यहाँ पर भी ले सकते थे इन दोनों के त्रिज्या से, ये भी सेम ही होता है, ये भी सेम होता है। ये चीज़ मैं कुछ और सोच के लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो ये हमें जो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या क्या चीज़ मिल गया। तो हमें छोटी आर मिल गया, ये टोटल अगर 6 है तो छोटी आर कितना, 3। देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और बड़ी आर का बारे में मानूँ तो ये 10 है टोटल, तो इसका आधा कितना, यहाँ से यहाँ तक 5, त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर। बस अब हमको इसका आयतन के बारे में फार्मूला याद होनी चाहिए। हालांकि नहीं याद है तो फिर आप निकालने के लिए सीखिएगा कैसे निकालता है। हालांकि मैं शायद जब 10th का मैथ का वीडियो करा रहा था तो उसमें बताया था। तो हो सके तो अगर 10th का वीडियो ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, मेरे चैनल पे 9th 10th की भी मैथ का वीडियो अपलोड है। क्योंकि जब मैं कंपटीशन का नहीं कराता था तो मैं 9th 10th का कोचिंग पढ़ाया करता था, 9th 10th का कोचिंग पढ़ाया करता, जहाँ पर मैं मैथ और साइंस को पढ़ाता था। तो वहाँ से मेरी अच्छी पकड़ है, तो जिसके वजह से मैं बहुत सारे मैथ को आसानी से कर पाता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा उस तरह के भी वीडियो देखने का, अगर मिल जाए मेरे चैनल पे। मिल तो जाना चाहिए क्योंकि मैंने आज से लगभग साल भर पहले बनाया वो सारे वीडियो, देखिएगा। ये चैनल जो हमारा है ये आज का चैनल नहीं है, 2014 का है ये चैनल। जब मैं 10th या 12th में पढ़ा करता था उसी समय का ये मेरा चैनल है। बट उस समय ऐसे ही कुछ से कुछ, उस समय उतनी हमें जानकारी, मतलब कि उतनी आइडिया नहीं थी कि यूट्यूब पर भी किया जा सकता है बहुत कुछ, यूट्यूब पर भी मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। और दूसरी बात, हमें लगता था कि अभी कराना सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं कर लेते तो किसी और को भी सजेस्ट दीजिएगा तो थोड़ा वो हजम नहीं होता है। बात समझ रहे हैं, भले ही हुआ कितनों बड़ा कि हाँ नहीं क्यों ना, लेकिन जब आपका सक्सेस देखता है तब जाकर सामने वाला आपको समझ पाएगा। ये इस बात को समझने का ज़रा कोशिश कीजिएगा। तो वही बात है। तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसके बाद मैंने
खुद से मतलब कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर ITI का कंप्लीट किया, फिर मैंने NTPC का एग्ज़ाम निकाला जिसमें कि CBT 1 CBT 2 भी निकाला, फिर ग्रुप D का निकाला। जब इतनी सारी मैंने एग्ज़ाम निकाली तो हमें लगा कि नहीं हमारी ठीक ठाक है, अब मैं किसी को भी कवर करवा सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अब हमें लगता है कि मैं सब सही जगह पर हूँ, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं मेरा प्रैक्टिस हुआ है और मैं हो सकता है तो बहुतों को समझा सकता हूँ, बशर्ते समझने वाले होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो आगे और सारे बातें हैं, हमारी कहानियाँ हैं, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे, बशर्ते आप यहाँ पर अब ध्यान दीजिए। अब इसकी जो हमें वॉल्यूम आयतन होता है 1/3 पाई h बड़ी R का स्क्वायर प्लस छोटी R का स्क्वायर प्लस R इंटू R। देखिए ये सब फार्मूला हमें कैसे याद है? कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न हमने बहुत बार किया होगा, तभी तो हमको याद है ना। तो कहीं ना कहीं हमने जो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाया, लगभग मैंने 3 साल तक पढ़ाया है। अब जाकर मैंने कुछ दिन पहले कोचिंग बंद कर दिया, यानी कोचिंग बंद नहीं, किसी और के हाथ में कोचिंग को दे दिया, क्योंकि अब वहाँ हमें मन नहीं लगता था। तो सिंपल सा बात ये है। तो ये रहा, तो ये मेरी कहानी है जो भी है। चलिए यहाँ पर देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 5 और R स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, छोटी R कितना 3 प्लस और बड़ी R कितना 5, छोटी R 3। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर तक आसानी से पहुंच पाइएगा, एक नहीं 3 22/7 5 25 9 36 और 15 25 9 34 और 15 49। तो ये 7 से 7 बार में 22 पंचे 110 गुना 7 770/3। ओह, तो ये कहीं ना कहीं 200 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है, आप भाग दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सब पकड़ में आना चाहिए आपको कि कैसे हो सकता है, बात समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, वर्तमान में रीना की आयु का आधा उसके कजिन निखिल की आयु का 2 गुना है। तो यहाँ पर मैं रीना की आयु को R मान लेता हूँ, वर्तमान आयु को, यानी वर्तमान आयु को R मान लेता हूँ, और उसके कजिन निखिल की वर्तमान आयु को N मान लेता हूँ। बात समझिएगा। तो रीना का आयु का आधा, यानी इसकी आयु का आधा निखिल के आयु का 2 गुना है, यानी इसके 2 गुने के बराबर है। बात, ये कॉन्सेप्ट क्या बात, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। मैंने रीना की आयु को, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, रीना की वर्तमान आयु को हमने R माना, और निखिल, फिर मैं हिंदी, हमें शॉर्टकट करने का ज़्यादा आदत लग गया है। निखिल की वर्तमान आयु को N मैंने मान लिया, ये बात कहा वर्तमान आयु, बात समझ रहे हैं? तो रीना की जो आयु है, ये इसने इस कंडीशन को यहाँ पर कह दिया कि रीना की आयु का आधा यानी R/2 उसके कजिन निखिल के आयु के 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि R बराबर जो होगा 2 दूनी 4N। तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि R/N बराबर 4/1। अगर मैं अनुपात में बात करूं, दोनों की वर्तमान आयु के अनुपात के बारे में बात करूं, तो R का ये अब क्या हो गया, अनुपात में निकल गया। तो R का अनुपात 4, N का अनुपात 1। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व निखिल की आयु 10 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व निखिल की आयु 10 वर्ष थी। तो
अब यहाँ पर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, ये जब ये अनुपात में हो तो आप इसको कुछ थोड़ा सा मान लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ जो रीना की आयु है 4K है और निखिल की आयु जो है 1K है, ठीक। तो अब जो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व निखिल की आयु, निखिल कहाँ, ये K माइनस 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व 10 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं K बराबर कितना है, 12। K बराबर कितना है, 12। तो रीना की वर्तमान आयु, तो रीना की अब वर्तमान आयु यहाँ रियल में क्या है, 4K है। क्या है, 4K। तो हमें 4K की वैल्यू चाहिए, K के जगह पर 12, बच्चों के 48। तो ये सब आपका शॉर्ट मेथड है, आप इससे आसानी से कम समय में करने का तरीका है। हालांकि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका टाइम वेस्ट है, बात समझ रहे हैं। और हमें पता है कि एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा टाइम महत्व रखता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए दोस्त, मेरा वीडियो जो है भले ही लंबी होगी, शुरुआत में भले ही वह क्या कहता है ढासू वाला एंट्री ना हो, लेकिन प्रश्न जब बाद में जाइएगा तो आपको प्रश्न अच्छे मिलने लगेंगे। हमें अभी उतनी जो आइडिया नहीं है कि क्वेश्चंस को कैसे सेट किया जाए। भले ही क्वेश्चंस को मैं अच्छा खासा ला देता हूँ, अच्छा खासा लेता, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस समय कैसे करवाना चाहिए, तो इस एडिट करने का हमको उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक कोई सब चीज़ में ऑलराउंडर नहीं हो सकता है। कितनी मुश्किल से तो मैंने एडिट करना सीखा है वीडियो को, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा शुरुआत में देखकर नहीं जाइएगा, थोड़ा आगे में जाइएगा। कहा जाता है ना, अंत का फल मीठा होता है, वही प्रकार है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ना है। तो जैसे आप इसको तरीके से अगर करना चाहें तो 100 में आप x को जोड़ दें, फिर कहता है वही संख्या जो x जोड़े हैं वही संख्या 100 में घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त। तो एक संख्या यह प्राप्त हुआ और दूसरा वही संख्या कहता है 100 में आप घटा दीजिए, तो एक संख्या ये मिला। और इन दोनों का योग हमसे पूछ रहा है, योगफल क्या होगा। इन दोनों को मैं अगर जोड़ूं तो माइनस माइनस खत्म, तो 200 आंसर। क्या हो गया, 200 आंसर। हालांकि आप इसको और तरीके से भी कर सकते थे, जैसे अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम एक्स वेक्स माने तो देखिए और इजी था। ऐसे मैं कहता हूँ 100 में एक पूर्ण संख्या मतलब क्या, जिसमें पॉइंट ना हो। पॉइंट जैसे 1.25 ये पूर्ण संख्या नहीं है, बात समझ रहे हैं। जैसे हम 2, 4, 6, 1, 2 ये सब पूर्ण संख्या है। पॉइंट में अगर आ गया तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, इस बात को समझिए। इसमें मैं एक जोड़ दिया तो एक क्या बन गया संख्या, 101। फिर उसी 100 में जिस संख्या को इसमें जोड़े उसी संख्या को इसमें घटा दीजिए, क्या बन गया, ये 99। और इन दोनों का हमसे योग पूछा था कितना, 200। क्या है कि नहीं, 101 का चक्कर खत्म। यहाँ पर एक क्या कुछ भी जोड़ सकते थे, आपकी इच्छा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चंस को मैंने पिछली वीडियो में कराया था, तो मैं इसको बेसिक तरीका से ना कराकर वो जो शॉर्ट मेथड से उससे मैंने कराया। तो किसी ने कमेंट किया कि इस क्वेश्चंस को आप बेसिक से कराइए, तो चलिए मैं इसको बेसिक से ही करा देता हूँ। हालांकि इसका शॉर्ट मेथड ही बढ़िया है, जिससे कि आपको आसानी से मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। 27:5 है। ये मिल्क और वाटर, ये 27 और ये 5। अगर इन दोनों का मैं योग देखूं तो कितना, 32। अनुपात का योग कितना आया, 32। और 32 का मान हमें 80 लीटर दिया है। कितना दिया है, 80 लीटर। तो हमें 27 का अलग से मान निकालना होगा और 5 का अलग से मान निकालना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हम इसको 8 से अगर भाग लगा दें तो ये कितना, 4। इसको 8 से भाग लगा दें 10। हमें 27 तक ना जाना है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि 1 का मान कितना, 10/4 कह सकते हो कि नहीं आप लोग, तो ये 10/4 हो जाएगा। तो 27 का मान क्या है, इसको हम 27 से अगर गुना कर दें तो ये क्या, 10/4 गुना 27।
तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट का चक्कर आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लंबा मेथड की ओर ले जाएगा। हालांकि कर देते हैं, समझिए। तो इसको कटाइए 2 से, 5 बार में 2 से 2 बार में, तो 27 25 7 25 35 5 दूनी 10 3 13 135/2। इसका आधी यहाँ कितना 6 दूनी 12 7 दूनी 14 5 67.5, यानी ये जो मिल्क है 67.5 है। बाकी बात 80 लीटर में जो बचा होगा वह क्या होगा, पानी होगा। यानी 5 का मान कितना, 1 का मान 10/4, तो 5 का मान तो आप कह सकते हैं 10/4 गुना 5, तो ये 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 दूनी यानी 25/2 यानी 12.5, कितना 12.5। तो अब यहाँ पर आप बेसिक तरीका समझिएगा क्या होता है और बेसिक तरीके में कितना आपको लोचा पड़ सकता है। तो ये 12.5 बात समझ रहे हैं। अब इसने कहा कि दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना होगा। तो पानी कौन है, ये वाला नीचे वाला ना। इसमें मान लेते हैं 1 लीटर पानी मिला दिया और ये अनुपात बन गया 3:1। तो यहाँ से अब हल कीजिए, x का मान जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको, तो 3 से इसको गुना कीजिएगा, तो इधर तो 67.5, इसको 3 से गुना कीजिए, 12 36 5 15, चलिए 5 15 12 36 37.5 प्लस 3x। इसको घटाइएगा इधर, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 0.0 और 3, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10, यानी इसका मतलब 10 लीटर हमने पानी मिलाया है। x का मान क्या आ गया 10 लीटर। बात समझ रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। बात समझ रहे हैं, ये आपका बिल्कुल ही बेसिक तरीका हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, अभी शॉर्टकट देखकर देखिए आपका शॉर्ट लगने वाला है कि शॉर्टकट कितना कम समय में निकलेगा। क्या यार मिटो, तो इस ऐप में यही प्रॉब्लम है कि एक बार में नहीं मिटता है और दूसरे ऐप से बनाते तो वीडियो क्वालिटी लो हो जाता है। प्रॉब्लम तो है दोस्त एडिटिंग में। तो देखिए हमसे क्या कहा है, मिल्क और वाटर 27:5 में है, ठीक है। लेकिन कुछ मिला दिया तो वो 3:1 हो गया। तो एक बात बताइए, इसने क्या कहा है कि कितना अतिरिक्त पानी मिलाया है। पानी मिलाया है ना, मिल्क, क्या हुआ मिल्क को छेड़ा है क्या, ये 27 में कुछ किया है क्या, नहीं ना। तो ये यहाँ पर 3 ये क्या कर रहा है, 3 यहाँ कुछ करने का काम है क्या, तो नहीं। तो इसको भी आप भाई 27 बना दो। तो 27 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को आप 9 से गुना कर दीजिए। तो ये 9 तिया 27 और ये 9 9 9, तो हमने 9 से गुना करते, अभी जाकर ये नया रेशियो बाद वाली बनी। तो ये मिल्क पहले भी 27 था, अभी भी 27 है, क्योंकि हमने मिल्क को नहीं छेड़ा था, पानी को गड़बड़ किया था। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए ये जो अनुपात, पहले 5 था पानी, अब 9 हो गया, कुछ पानी मिलाया है तो अनुपात में 4 मिला। मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अनुपात में आपका 4 मिला और रियल में कुछ भी तो मिला ही तो होगा, हमें 4 मिलाना है। अनुपात 4 अनुपात का मान चाहिए। तो हम अगर पहले वर्तमान में देखें तो 27:5 का मान टोटल कितना दिया था, 80 लीटर। कितना दिया था, 80 लीटर, क्या है ना। तो हमें 4 का मान चाहिए, हमने 4 मिलाया, इस 4 अनुपात का मान क्या होगा। तो हम इसको 8 से भाग लगा सकते हैं, 8 से, इसको 8 से भाग लगाएंगे, इधर भी 8 से, तो ये कितना 4 और ये कितना 10। हमें 4 अनुपात का ही तो मान चाहिए, तो 4 का मान 10। सीधा सीधा आंसर। बताइए कितना जल्दी निकला। क्या इस तरह के लोचा में पढ़ना चाहिए, नहीं ना। तो ये आपका राइट तरीका है, ये बेसिक देखिए समझने का आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो अब चलिए, आपकी इच्छा, मैंने करा दिया। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चंस में लगता है कि हाँ इस क्वेश्चंस को बेसिक से कराइएगा, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चंस को। अब जिस क्वेश्चंस के बारे में कमेंट कीजिएगा, और जिस दिन आपका इस तरह के क्वेश्चंस का कमेंट
कम से कम 10 क्वेश्चंस का कमेंट आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके रखूँगा और किसी सेपरेट वीडियो दिन उसको कम्प्लीटली मैं बेसिक से कराऊँगा। तो ऐसा आप लोग करिएगा, ठीक। तो ये टोटल मैंने जो है आपका लगभग 30 क्वेश्चंस करवा दिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन थे। तो ये आपको कॉम्बिनेशन क्लास किस तरह का लगा, तो आप अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना जो भी है प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हो हमें भी खुशी मिले कि चलिए जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोग इससे मतलब कि कुछ सीख रहे हैं। आपका ये चीज़ हमें लाइक करके बता सकते हैं, शेयर कर दीजिए आप अपने स्टडी ग्रुप में या किसी भाई बंधु के मोबाइल पर शेयर कर दीजिए। आगे बात जिससे कि हमें देखिए हमें ज़्यादा कुछ तो मिलेगा ना, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे तो हमारे चैनल भी आगे बढ़ेंगे। और इससे अभी आप चाहोगे कि हम इससे बहुत कुछ पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमें कोटी कोड़ी कुछ नहीं मिल रहा है। जब तक आपका सपोर्ट अच्छी तरह से ना मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं प्लीज़ दोस्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस काम को जायज़ मत होने दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।